अस्सलाम वालेकुम वीवर्स उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कि अभी ISSB का टेस्ट देने जा रहे हैं और अभी तक उन्हें आगाही नहीं है कि ISSB क्या चीज़ है, ये कितने दिनों पर मुश्तमिल होता है और ये किस तरह के टेस्ट प्रोसीजर से कैंडिडेट को गुजारा जाता है, कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और इन इंटरव्यूज़ का पैटर्न क्या है, सबसे पहले कौन सा इंटरव्यू लिया जाता है वगैरह वगैरह। तो आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को बताएंगे कि ये स्टार्टिंग डे से लेकर अराइवल डे से लेकर डिपार्चर डे तक किस तरह का प्रोसीजर होता है, कितने टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और इनका डे पैटर्न क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कैंडिडेट्स सबसे पहले देखो हम कहते हैं कि अराइवल डे, इस दिन जो उम्मीदवार ISSB का टेस्ट देने जाते हैं या जिनको उनका लेटर आता है वो ISSB सेंटर पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान में 3 सेंटर हैं जहां पे ISSB टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास गुजरांवाला है, दूसरा हमारे पास कोहाट है, तीसरा मलीर कैंट कराची है। तो सपोज करें जी हमें गुजरांवाला का लेटर है कि आपने यहाँ पे ISSB देने जाना है, तो हमें वहाँ पे लेटर के ऊपर टाइम लिखा होता है कि आपने फ़लाँ दिन जी सपोज कर लें 7 तारीख को आपने 9 बजे पहुँचना है या 10 बजे पहुँचना है या 11 बजे पहुँचना है। इसका मतलब है कि अराइवल टाइम हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है। उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं जी, ग्रुप A B C का जी अराइवल टाइम इतना है या इतना है। एक ख़ास पॉइंट मुख्तस किया जाता है जहाँ पे वो उम्मीदवार एक ख़ास मुख्तस वक्त पर वहाँ पे पहुँचते हैं। सपोज कर लें जी उनका अराइवल टाइम है 9 बजे का, तो वहाँ पे एक ख़ास पॉइंट उन्होंने फिक्स किया होता है जहाँ पे वो तमाम कैंडिडेट्स इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे उनकी चेकिंग वगैरह की जाती है, फिर उन्हें गाड़ियों के जरिए ISSB सेंटर तक लेके जाया जाता है। वहाँ पे भी उनकी चेकिंग की जाती है और उन्हें लंच करवाने के बाद एक बहुत बड़े हाल में लेकर जाया जाता है। वहाँ पे उनके कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं जिन्हें फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर कहते हैं। उसमें अब अपना नाम, बायोडाटा A to Z वहाँ पर लिखते हैं, हम कितने बहन भाई हैं, हमारी सैलरी कितनी है, मेरे वाले साहब क्या करते हैं, यानी कि A to Z अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम फिल करके उन्हें बताते हैं कि हमारा बायोडाटा ये है। और उस फॉर्म का नाम भी होता है बायोडाटा फॉर्म। कुछ इंग्लिश में प्रोसीजर होता है, कुछ उर्दू में होता है। उसमें कुछ हमने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखने होते हैं कि हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा कौन सा है, हमने कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो भी हमारी तक मुकम्मल नहीं वगैरह वगैरह। और इस तरह के ये तमाम प्रोसीजर से एक कैंडिडेट को गुजारा जाता है जिसे हम कहते हैं अराइवल डे। अब जब हम अराइवल डे ख़त्म होता है तो दूसरे दिन हमें नाश्ता करवाने के बाद दोबारा फिर उसी हॉल में लेके जाया जाता है। मुख्तलिफ जगह पे उनका नाम होते हैं, किसी जगह पे रहबल आर होता है, किसी जगह पे निश्तर आर होता है उसी हाल का नाम, यानी कि मुख्तलिफ लोकेशन में उनका नाम मुख्तलिफ होते हैं। तो दूसरे दिन जब आता है तो वैसे तो ISSB का वो दूसरा दिन होता है, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से वो पहला दिन ही कैलकुलेट होता है क्योंकि पहले दिन तो हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हमने अपना बायोडाटा दिया, अभी तक हमने कोई ISSB के लिए परफॉर्मेंस नहीं अपनी दी। तो दूसरा दिन, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा पहला दिन होता है। अब उस दिन हमें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के प्रोसेस से गुजरा जाता है जो कि एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। अब उसमें हमें सबसे पहले जी वैट लिए जाते हैं, या उसके बाद हमें पिक्चर स्टोरी ली जाती है, पॉइंटर स्टोरी लिए जाते हैं, उसके बाद उर्दू सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और ये सारे का सारा रेलिवेंट होता है हमारे साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू के साथ कि जो भी हमारा साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू लेता है वो हमसे क्वेश्चनिंग उन्हीं टेस्ट की बुनियाद पे करता है कि हमने एक चीज़ के मतलब अपना बिहेवियर किस तरह का शो किया है, हमारे एक चीज़ के मतलब नज़रिया क्या है, हमारी उस चीज़ के अबाउट पॉजिटिविटी कितनी और नेगेटिविटी कितनी है, हमने एक चीज़ को पॉजिटिव कितना लिया है और नेगेटिव कितना लिया है, हमने एक स्टोरी पर अपना जो क्रिएटिव स्टोरी हमने लिखी है उस चीज़ पर हमारी उसके अंदर अचीवमेंट कितनी थी, हम उसके अंदर कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे पॉइंट वो साइकोलॉजिस्ट आपका वो टेस्ट दे के नोट कर लेता है कि फ़लाँ कैंडिडेट है, इसने अपने इस चीज़ के मतलब अपने अपने आइडियाज़ ये वाले शो किए हैं, इसकी हैबिट्स ये हैं, इसके नज़रियात ये हैं, इसके मेरिट ये हैं, इसके डीमेरिट ये हैं, कि अपनी खूबियाँ किस तरह बता रहा है, अपनी खामियाँ कौन कौन सी बता रहा है। यानी कि वो अपने जब एक टेस्ट, उनका टेस्ट का पैटर्न इस तरह होता है कि जब वो टेस्ट एक कैंडिडेट के सामने से गुजारा जाता है तो वो एक तरह इंसान को स्कैन कर लेते हैं कि इसके अंदर की काबिलियत इतनी है, पॉजिटिविटी इतने % है, ये एक चीज़ को नेगेटिव इतने तरीके से लेता है वगैरह वगैरह। अब डे 1 जब मुकम्मल होता है तो उसके बाद उम्मीदवारों को रिलैक्सेशन होती है। उनके लिए कुछ इलाके इनबोर्ड होते हैं, कुछ आउटबोर्ड होते हैं। जहाँ पे इनबोर्ड होते हैं वो मस्जिद है, वो कंटीन है, वो कुछ जगह होती है, वहाँ पे सिगरेट वगैरह पी सकते हैं आप, मतलब खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स रूम होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत ज़्यादा इलाके आउट ऑफ बोर्ड होते हैं जहाँ पे एक उम्मीदवार को जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती। अब आप मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, जो भी आप अपना मतलब काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इन बोर्ड इलाकों में। आउटबोर्ड में आप जा नहीं सकते। ये मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ISSB का दूसरा दिन, लेकिन टेस्ट के हिसाब से जो पहला दिन चल रहा है। अब जब हम हाल से हमें मतलब वापस भेज दिया जाता है रूम्स के अंदर, तो हमें एक ख़ास स्पेसिफिक रूम दिए जाते हैं जी, फ़लाँ रोल नंबर से लेकर फ़लाँ रोल नंबर तक, या चेस्ट नंबर से लेकर फ़लाँ चेस्ट नंबर तक, ये इसका इतना रूम नंबर है, इसका इतना, वो उन्हें यानी कि A to Z उनकी जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान होता है वहाँ पे अवेलेबल होता है। बेड होता है, अलमारी होती है, उसमें हैंगर वगैरह जो भी सामान ज़रूरत होती है वो दिया जाता है। अब दूसरे दिन की बात की जाए, जो ISSB के हिसाब से तीसरा दिन, लेकिन टेस्ट प्रोसीजर के हिसाब से दूसरा दिन होता है। नाश्ते के बाद दोबारा फिर उसी हॉल में लेके जाया जाता है।
वहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, हमें चेस्ट नंबर दोबारा से अलॉट किए जाते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 जी 12 तक चेस्ट नंबर है या जो भी है। अब उसके बाद ग्रुप बनाने शुरू हो जाते हैं, IJK ABC के नाम से ग्रुप बनाए जाते हैं, और एक ग्रुप में 10 कैंडिडेट भी होते हैं, 12 कैंडिडेट भी होते हैं, ये मुख्तलिफ उनके मतलब होती है डिवीज़न, वो 10 भी रख लेते हैं, वो 12 भी रख लेते हैं। जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो ग्रुप बनाने का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके ऊपर एक लीड करने के लिए आपको एक GTO दिया जाता है। GTO का मतलब होता है ग्रुप टास्क ऑफिसर। अब वो ऑफिसर होता है और सबसे ज़्यादा टाइम एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट जो ISSB देने जाता है, सबसे ज़्यादा अपना वक्त जो गुजारता है वो GTO के साथ गुजारता है। अब उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो GTO के साथ आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब उसमें काम क्या होता है कि जब एक उम्मीदवार को एक ख़ास GTO के साथ भेज दिया जाता है तो GTO उन्हें चेस्ट नंबर तो मिल जाते हैं और ग्रुप का नाम भी मिल जाता है जी, A है, B है, C है। मेरा जो ग्रुप नंबर था उसका नाम था जी G, जो मेरा था। अब इस तरह जब हमें नाम दिए जाते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें ना एक ख़ास कमरे में भेज दिया जाता है। GTO अपने ग्रुप को लेकर एक ख़ास कमरे में चला जाता है, एक टेबल टॉक के जरिए, मतलब एक उन्हें हाफ सेमी सर्कल में बैठा दिया जाता है चेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले GTO क्या काम करता है, वो आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जेंटलमैन कि आपके रूम में जो कोई भी मुझे मिलने आए आपने उसकी तरफ नहीं देखना। हमें एक इंस्ट्रक्शन दे दी उसने कि हमारे कमरे में जब भी कोई आया है जी आपने अपना काम जारी रखना है, उसकी तरफ नहीं देखना। और वो कहता इस वजह से है कि कौन कौन सा कैंडिडेट मेरे पॉइंट को पिक कर रहा है और कितना पिक कर रहा है। और वहाँ पे एट दी स्पॉट इन सम सेकंड या 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद वहाँ पे एक पर्सन ज़रूर आता है GTO के पास राउंड लगाने के लिए, चाहे वो उसे हैंड शेक करके चला जाए, 1-2 मिनट के लिए उसके साथ कोई बात कर ले। और वो GTO देख रहा होता है कि ये मेरी बात कितने हद तक कैंडिडेट ने पिक की है और किस ने की है। और वहाँ पे यकीनी बात है जब कोई नया शख्स कमरे में आता है तो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। हालांकि इंस्ट्रक्शन में हमें कहा जाता है कि आपने उसकी तरफ नहीं देखना। अब जो देखेगा उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। अब इस प्रोसीजर के बाद क्या काम किया जाता है कि फिर GTO हमसे इंट्रोडक्शन लेता है जी। चेस्ट नंबर 1 आपको इंट्रोडक्शन क्या है, 2 3 4 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंट्रोडक्शन लिया जाता है उनसे कि आपको इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने अपना नाम, वल्दियत, कहाँ से हैं, क्वालिफिकेशन, बिल्कुल शॉर्ट एंड इन सम लाइंस हमने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। अब इस प्रोसीजर के बाद हमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। और वहाँ पे हमने इसका कोई अच्छा सूटेबल आंसर ऐसे देना होता है कि जो तमाम उम्मीदवारों से बिल्कुल हटके हो, डिफरेंस हो, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि ये उम्मीदवार कितनी हद तक अपने आप को तैयार करके आया है। अब उसके बाद क्या काम किया जाता है, फिर हमसे पूछा जाता है कि एक जो है ना करंट न्यूज़ बताएं। और इसके लिए वहाँ पे उन्होंने हर रूम के बाहर 1-1 2-2 अखबार अवेलेबल होते हैं ताकि उम्मीदवार अखबार पढ़े, वहाँ से कोई अच्छी खबर पिक करें। जो न्यूज़ होगी वहाँ पे आपने बतानी होती है और हमसे ज़रूर पूछी जाती है और अभी तक पूछी जाती है, जितनी भी चेंजिंग आ गई, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने पूछना होता है कि कोई करंट न्यूज़ हमें बताएं और आपने कोई अच्छी सी बतानी होती है। अच्छा जी, उसके बाद ना हमें कहा जाता है कि जी आपके पास एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है। अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक उम्मीदवार ओवरऑल कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास नॉलेज कितना है, एक मतलब कि अननाउन टॉपिक के ऊपर वो किस तरह की ग्रुप डिस्कशन कर सकता है, अपने वो पॉइंट्स किस तरह हाईलाइट करता है, एक चीज़ के मतलब उसकी इंपॉर्टेंस या उसको अगर डिग्रेड कर रहा है तो उसके पास उसके सॉलिड पॉइंट हैं या नहीं है। अब उसमें एक जनरल से टॉपिक लिए जाते हैं। सबसे पहले मतलब मैं एक सादा से अगर आपको मिसाल दूं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजूहात, पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम कैसा है, आर्मी को क्या सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप डेमोक्रेटिक को पसंद करते हैं या आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं, पाकिस्तान ने किस दौर में ज़्यादा तरक्की की है, पाकिस्तान का दूसरे ममालिक के साथ किस तरह के तल्लुकात हैं, पाकिस्तान को अमेरिका से एड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कैसे तल्लुकात। बिल्कुल सादा से जनरल नॉलेज के मतलब हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं। इसमें चेंजिंग नहीं आई, चेंजिंग सिर्फ इतनी आई है कि पहले उर्दू में पूछे जाते थे वो पॉइंट, अब इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। बस ISSB ने खुद को चेंज इतना किया है कि लैंग्वेज को चेंज कर लिया, पैटर्न को चेंज नहीं किया, ना ही वो टॉपिक्स चेंज किए हैं जो पहले पूछे जाते थे। अब ये काम हो गया। उसके बाद हमें दिए जाते हैं 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है जी, आपने अपने टॉपिक को तैयार करना है, इसके मतलब अपने सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू को प्रिपेयर करना है जी। एक चीज़ के मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें पूछा गया था कि पाकिस्तान आर्मी को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें ये होता है हमें 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है अपने आप को तैयार करने के लिए जी। मैंने अगर यस करना है तो उसके कौन से पॉइंट देने हैं, अगर मैंने इस चीज़ को नेगेट करना है तो मैंने इसके कौन से सॉलिड पॉइंट देने हैं। सपोज कर लें जी मैं इस चीज़ को यस करता हूँ जी पाकिस्तान आर्मी को मुदाखलत करनी चाहिए, तो फिर मैंने ऐसे सॉलिड व्यूज़ देने हैं जो कि किसी ने सोचे भी ना हो, अगर आप अपनी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो। अब 1 मिनट के बाद वो पूछते आर यू रेडी,
रेडी जब उसने किया जिसका मतलब है कि कोई बच्चा इनिशिएटिव ले, उसको स्टार्ट करे। और याद रखिएगा जो उम्मीदवार उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपने आप को इनिशिएटिव के तौर पर पेश करता है, जी मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ, वो टॉप पे जाता है ग्रुप में, और लास्ट तक उसकी परसेंटेज या उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसकी परफॉर्मेंस रेशो होती है, वो सबसे ऊपर चली जाती है जब आप सबसे पहले बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई शख्स नहीं जानता होगा। जितने भी आपके ग्रुप फेलोज़ हैं, कोई किस इलाके से आया हुआ, किसी इलाके से आया हुआ, कोई लाहौर से, मतलब मुख्तलिफ जगह से आपके साथ वो लोग आते हैं। आपको पर्सनली तो वो बिल्कुल नहीं जानते, फिर वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर आपको जानने लगते हैं। जी ये जो स्टूडेंट है इसने स्टार्ट लिया है, ज़ाहिर सी बात है इसके पास नॉलेज ज़्यादा है, ये हमसे अच्छे तरीके से जानता है, तो उनके दरमियान में आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है जो लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है रिकमेंडेशन के लिए। जब ये काम हो गया तो जो स्टूडेंट इनिशिएटिव लेगा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएगा। और इनिशिएटिव लेना है तो अपने पॉइंट्स बिल्कुल सॉलिड रखने हैं। किसी चीज़ को अगर डिग्रेड भी कर रहे हैं तो इतना भी नहीं उसके इतना गंदा कर दें कि वो आपका नेगेटिव इंपैक्ट चला जाए। आपने किसी चीज़ को एज देना है तो उसके सॉलिड पॉइंट व्यूज़ बताने हैं। अब ये काम जब हो जाता है हमारे पास, तो उसके बाद दूसरा प्रोसीजर होता है लेक्चरेट का टॉपिक। कुछ दिन पहले ISSB ने थोड़ी सी चेंजिंग की कि लेक्चरेट को कैंसिल कर दिया कोरोना की वजह से, लेकिन दोबारा से फिर वो एडिशन हो चुकी है। अब लेक्चरेट अपने पहले के तरीक़ेकार के मुताबिक होते हैं। सिर्फ चेंजिंग फिर बता रहा हूँ इतनी आई है कि पहले उर्दू लैंग्वेज थी, अब इंग्लिश लैंग्वेज आ चुकी है। अब जब लेक्चरेट का टॉपिक मिलता है तो इसमें ये होता है कि जी चेस्ट नंबर 1 आए, उसे खास टॉपिक दे दिया गया जी आप फैशन के ऊपर बताएं। आप बाहर चले जाएँ जी, कमरे के बाहर जाएँ, 1 मिनट आपके पास अपने पॉइंट प्रिपेयर करके 1 मिनट के बाद आप कमरे में आ जाए। अब जब पहला चेस्ट नंबर 1 है वो बाहर चला गया, उसे फैशन का टॉपिक मिल गया जी। अब ग्रुप 2 के अंदर जो हमारे पास है जी वो चेस्ट नंबर 2 आया जी, सॉरी चेस्ट नंबर 2 आया। अब उसे जीटी साहब कहेंगे जी आपने इस्लामोफोबिया के ऊपर बताना है। अब 2 वाला बाहर चला जाएगा, चेस्ट नंबर 1 इंटर हो जाएगा। अब उसने जो अपना लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट कर ली। अब मैक्सिमम टाइम होता है 3 मिनट का, और कोई स्टूडेंट होता है जो 3 मिनट बोलता है, क्योंकि एक अननाउन टॉपिक के ऊपर 3 मिनट ऑथेंटिक बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वही कैंडिडेट्स में कामयाब होते हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन जिनके पास बहुत ज़्यादा होती है, जिनके पाक स्टडी के ऊपर ग्रिप होती है, डेट्स वगैरह याद होती हैं, और उन्होंने थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री को पढ़ा होता है, या इस चीज़ के मतलब उन्हें थोड़ी सी आगाही होती है। अब उसके बाद जब 3 मिनट बोलता रहेगा एक मुसलसल कैंडिडेट, तो जीटीओ उसे खुद ही कह देगा जी थैंक यू विल सिट डाउन, आप बैठ जाएं जी, आपका टाइम ओवर हो चुका है। या वो 1 मिनट के बाद भी कह देता है, अगर आपके पॉइंट इतने ज़्यादा सॉलिड हैं कि उसे इंप्रेस कर चुके हैं तो आपको बोलने का टाइम देगा, आप बोलते रहेंगे। कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि वो 3 मिनट से ज़्यादा भी टाइम देता है, अगर आपकी ग्रुप डिस्कशन या लेक्चरेट का टॉपिक बहुत ही अच्छा चल रहा है तो। अब उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे ऑन सारे के सारे ग्रुप डिस्कशन होगी, लेक्चरेट का टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब इसमें जीटीओ को 50% अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने किस कैंडिडेट को रिकमेंड करना है। और एक बात और चीज़, अगर आप कोई भी हरकत कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप, तो वो साथ में लिखता जाता है कि जी फलां टेस्ट ये काम कर रहा है, फलां टेस्ट नंबर ये काम कर रहा है, फलां टेस्ट नंबर ये काम कर रहा है। वो आपकी परसेंटेज को 1 बाय 1 नोट कर रहा होता है। अब नंबर 3 पे जब हमारा काम आता है, कुछ जो उसके सामने टेबल पड़ा होता है उसके ऊपर उन्होंने सबज कलर का कपड़ा मतलब डाला होता है उस टेबल के ऊपर, और सबज ही होता है हर जगह पे। अब उसने थोड़ी देर बाद उसी सबज कपड़े को उठाना है, तो नीचे उसके ऊपर मिलिट्री प्लानिंग पड़ी होती है। और मिलिट्री प्लानिंग इतनी ज़्यादा टेक्निकल होती है, और उसका अंदाज भी क्या होता है, उसने बोलना स्टार्ट करना, उसने कहना जी तमाम उम्मीदवार मेरी बात को गौर से सुने। अब उसने बोलते जाना जी आपके पास इतना टाइम है, इस तरह इंस्ट्रक्शन उसने कहना मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अब इंस्ट्रक्शन में हमें क्या देगा जी, इतने फौजी हैं, इतने SSG कमांडो, इतनी शीप बोट्स हैं, ये हमारे पास नहरी इलाका है, ये खुश्क है, ये वगैरह वगैरह सारे के सारे आपको बताएगा। एक गाड़ी है इतने मिनट के अंदर इतना फासला कवर करती है, रस्ते में यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे पुल टूटा हुआ है, वगैरह वगैरह आपको कंडीशन में उड़ेलता जाएगा, जाएगा आपको कि आप वो पुरानी बातें भूलते जाएँ, लेकिन स्पीड उसकी उसी तरह रहेगी। और एक ही मतबा उसने बताना है आपको। जब आपको उसने बता दी, इंस्ट्रक्शन दे दी, तो उसने कहना जी आप तमाम उम्मीदवार अपने साथ प्लानिंग करें, और वहाँ पे इस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा जी, आपका कमांडर कौन है। अब जब जी 2-3 मिनट वहाँ पे जी दोस्त एक दूसरे से बातें करेंगे जी इसको इतने तरीके से कवर किया जा सकता है, यहाँ पे जाए तो ये बेहतर होगा, यहाँ से जाए तो इतने जगह पे हम इतना फासला कवर करेंगे, वगैरह वगैरह जो एक इंसान के दिमाग में प्लानिंग आती है, लेकिन वो टेक्निकल बहुत होती है। अब उसके बाद वो इस तरह का प्रोसीजर होता है कि जब हमें कहा जाता है जी आपकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब सपोज कर लें जी वहाँ पे किसी बच्चे ने जी नहीं मतलब बुलंद नहीं किया जी मैं करूँगा, जी बताया नहीं कि मैं करूँगा। अब उनमें से कभी कभार होता है कोई भी नहीं करता, तो फिर कमांड खुद ही कहता है जी आप चेस्ट नंबर 3 करे, 4 करे, 5 करे। अगर एक से ज़्यादा ने कहते कि मैं करूँगा, तो फिर वहाँ पर हमारे पास होती है वोटिंग। अगर वोटिंग में जिस टेस्ट नंबर को सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, उसका मतलब है कि उसके जो हमारे पास ग्रुप के अंदर स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा है, यानी कि रिकमेंड होने का चांस उसका सबसे ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है, मैं अपने आप को छोड़ के कह रहा हूँ जी टेस्ट नंबर 3 मुझसे बेहतर है, इसका मतलब मैं तो अपने आप को डिग्रेड कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि टेस्ट नंबर 3 मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस मुझसे बेहतर है या मुझसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो रिकमेंड हो वहाँ पर। अब मैं अपने आप को तो डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके पॉइंट बढ़ा दिए हैं।
अब सपोज कर लीजिए टेस्ट नंबर 5 को वोटिंग ज़्यादा हुई है, अब उसने जी ग्रुप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। उससे कहेगा जी जेंटलमैन हमारे पास इतना टाइम है और फलां वक्त से लेकर फलां वक्त तक यहाँ तक पहुँचेंगे। अब जब प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा आसान तो प्लान मिलिट्री नहीं ना देती वहाँ पे, या जीटीओ साहब इतना ज़्यादा सादा प्लान तो नहीं देते कि आप 1 मिनट के अंदर उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन को सुने और 2 मिनट के अंदर उस प्लान को लॉन्च भी कर लें। तो वहाँ पे आपका प्लान फेल हो जाता है, और वहाँ पे आपके साथ वो बहुत गुस्से से बात करेगा कि आपने मतलब गाली भी देगा, एक लेवल तक वो गाली भी दे देता है कि आपने पूरे अपने ग्रुप को लोड़े लगवा दिया है। ये इस तरह के वर्डिंग वो इस्तेमाल करेगा वहाँ पे, लेकिन बाद में वो ये भी कहेगा कि प्लानिंग होती फेल होने के लिए। इसका मतलब वो आपको चेक भी कर रहा है कि आप प्रेशर को किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना बिहेवियर किस तरह का शो करें। गुस्सा तो नहीं आपको आ रहा, या आपके अंदर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी कितनी है। इसका मतलब 1 बाय 1 वो आपको चेक भी कर रहा है और टेस्ट के प्रोसीजर भी से भी गुजारता जा रहा है। अब उसके बाद ये वो हमें कहेगा जी आप अपने अपने रूम में वापस जाएँ और आप फिजिकल के लिए अपनी किट वगैरह पहन के आएँ। उसके अंदर हमें वाइट शर्ट, वाइट निकर, वाइट सॉक्स और वाइट शूज़ पहनने का इंस्ट्रक्शन में कहा जाता है, वो पहन के जाएंगे जी। हमें आउट ऑफ बाउंड इलाकों में लेके जाया जाएगा। वहाँ पे हमारे पास जी कुछ ग्रुप टास्क होंगे, जिसमें फुल ग्रुप टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क है। उसमें तमाम उम्मीदवार मुकम्मल तौर पर शामिल होते हैं। अब उसमें पॉइंट बनाने का क्या फ़ायदा होता है, उसमें जो उम्मीदवार ज़्यादा बोलता है, अब इसका मतलब उसकी प्लानिंग ज़्यादा चल रही है। अब वो हमें कुछ इस तरह की हर्डल्स होती हैं कि आपने इन रुकावटों को, इन आउट ऑफ बाउंड इलाकों को कवर भी करना है और अपनी तमाम पूरी की पूरी टीम को भी सेव करके लेके जाना है। वो 10 या 12 मेंबर्स पर जो मुश्तमिल होती है, इसमें आपकी प्लानिंग मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि आपको गुस्सा कितना आ रहा है, आप किस हद तक किसी की बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, या आपकी प्लानिंग एबिलिटी कितनी है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है जो आपने पहले दिन फॉर्म के अंदर लिखी थी। याद रखिएगा, अगर आपने फॉर्म के अंदर लिखा जी मैं गुड कमांडर हूँ, मैं अच्छा प्लानर हूँ, मैं अच्छे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो वो तमाम का तमाम क्राइटेरिया वहाँ पे उन्हें नज़र आ जाता है जब आप एक ग्रुप टास्क के अंदर शामिल होते हैं। अब वहाँ पे आपकी प्लानिंग एबिलिटी भी जज हो जाती है, कमांडिंग एबिलिटी भी चेक हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन पावर भी वहाँ पे वाज़ेह हो जाती है, आप कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं, बर्दाश्त भी किसी को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको गुस्सा ही बहुत आ रहा है। यानी कि जो आपने पहले दिन साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अंदर जो पॉइंट लिखे थे वो आप फिजिकल परफॉर्म कर रहे हैं। और बच्चे वहाँ पे गलती ये करते हैं कि मैंने तो कॉपी किए होते हैं दूसरों के, और वहाँ पे अपनी नेचुरल को जब शो करते हैं तो बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। जब वहाँ पे अपोजिट आता है तो वो आपको वहाँ पे नोट कमेंट कर देते हैं। अब ज़ाहिर तो नहीं करेगा लेकिन कर देगा नोट कमेंट। अब उसके बाद जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो हमें दोबारा से फिर अपने अपने रूम्स के अंदर भेजा जाता है और आप अपने आप को प्रिपेयर करें जी, आपका अब इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू ज़ाहिर सी बात इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि टोटल अगर 100 का बैच गया है या 110 कैंडिडेट का बैच गया है तो एक दिन के अंदर तो इंटरव्यू लेने पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं जी। सपोज कर लें जी 50 का अगर डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो चुका है तो 50 का साइकोलॉजिस्ट का हो जाएगा, और अगर 50 का साइकोलॉजिस्ट का होगा तो बाकी 50 का डिप्टी प्रेसिडेंट का हो जाएगा, यानी कि हाफ हाफ हो जाएंगे, कुछ का डिप्टी प्रेसिडेंट का, कुछ का साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का। यानी कि तीसरे दिन की बात करें जो एसएसबी के हिसाब से दूसरा दिन होता है, ओवरऑल तीसरा दिन हमारा शामिल होता है वहाँ पे। अब हम अपने आप को प्रिपेयर करके जी हमें इंटरव्यूज़ की एक खास जगह पे लेके जाया जाता है, 1 बाय 1 हमारी बारी आती है, फिर हम इंटरव्यू देते हैं। अब इंटरव्यू किस तरह के होते हैं वो ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं, और इसके लिए हमने मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियो भी अपलोड कर दी है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं उसे, ठीक है जी। और उसके बाद जब हमारे पास इंटरव्यूज़ के प्रोसेस से गुजारने के बाद हमें दोबारा फिर भेजा जाता है रूम के अंदर। वो टाइम हो जाता है 2:30 से 3 बजे का, और इस दौरान हमें लंच करवा दिया जाता है। यानी कि हमारे पास ब्रेकफास्ट, टी ब्रेक और लंच 3 चीज़ें हमारी गुजर जाती हैं। और उसके बाद जब हमारे इंटरव्यूज़ के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिस तरह के मैंने पहले बता दें कि हमने इसके मॉक इंटरव्यूज़ अपलोड कर दिए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकती हैं। जब हमें रूम्स में भेजा जाता है तो फिर हम फ्री हैं वहाँ पे, 3 बजे या 3:15 बजे का टाइम हो जाता है। अब उसमें हम दोबारा फिर कैंटीन पे जा सकते हैं, मेस पे की टाइम है, जब खाना खा ले वहाँ पे दोबारा नहीं आप जा सकते, कैंटीन पे जा सकते हैं या स्पोर्ट रूम में जा सकते हैं या सो सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास इन बाउंड इलाके होते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास ISSB का चौथा दिन होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा तीसरा दिन होता है। अब उस दिन हमें क्या किया जाता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के फौरी बाद हमें GTO साथ अपने साथ ले जाते हैं जी एक ख़ास ग्राउंड के अंदर। वहाँ पे हमारे ग्रुप के नहीं होते बल्कि मुकम्मल सारे ग्रुपों के GTOs अपने अपने ग्रुप को लेकर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और उनसे ऑब्स्टेकल वगैरह का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इस दिन जो ब्लंडर ये करते हैं कैंडिडेट्स कि वो सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं। गलती वहाँ पे ये होती है कि जब हमने नाश्ता कर लिया है तो फौरी उसके आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद हमारी ऑब्स्टेकल की बारी आनी है। टाइम कितना था, 2 मिनट का। ऑब्स्टेकल कितनी होती हैं, 9 ऑब्स्टेकल होती हैं। ऑब्स्टेकल के अगर नाम की बात की जाए तो वो हमारे पास जिगजैग होता है, डिच क्रॉस होता है, उसमें हमारे पास मोकी ब्रिज होता है वगैरह वगैरह, इस तरह के हमारे पास होते हैं। लॉन्ग जंप होता है, और यानी कि इस तरह के 9 ऑब्स्टेकल होते हैं। अब ऑब्स्टेकल की वीडियो बिलादा से बनाएंगे कि किस तरह के ऑब्स्टेकल होते हैं, हमने किस तरह उन्हें मतलब क्लियर करना होता है। अब 2 मिनट 9 ऑब्स्टेकल ईजी भी नहीं होते, रकबा भी काफ़ी होता है जिन्हें हमें रनिंग करके कवर करना होता है। जब रनिंग करते हैं
खाना ज़्यादा खाया होता है हमने, वहाँ पे हमारे पास मसलिम सेल बढ़ जाते हैं, ऑब्स्टेकल नहीं होती हमसे, इसका मतलब हम फिजिकली फिट ही नहीं है वहाँ पे, नॉट रिकमेंड हो गए। लेकिन ये बात भी है कि फिजिकली फिटनेस वहाँ पे भी जस्ट मुकम्मल तौर पर जज नहीं की जाती। एक और मज़ेदार बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो राशिद मिन्हास ने सिर्फ एक ऑब्स्टेकल क्लियर की थी, एक ऑब्स्टेकल क्लियर की थी, लेकिन फिर भी रिकमेंड हुए हैं। लेकिन उन्होंने 2 मिनट तक अपनी हिम्मत नहीं आ रही। आपने जब ऑब्स्टेकल करनी है तो ये नहीं है कि एक मरतबा अगर लॉन्ग जंप हमसे नहीं लगा तो छोड़ दें, गुस्सा करना लग जाए, नहीं। जब आप ऑब्स्टेकल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जीटीओ के अलावा एक तीसरा फ़र्ज जो हमारे पास होता है वो हमारे फेस को चेक कर रहा होता है, फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं। जब मैं मसलन हाइट पे चढ़ रहा हूँ, जब मैं लॉन्ग जंप लगा रहा हूँ, मोंकी ब्रिज को पास कर रहा हूँ, तो मेरा फेस एक्सप्रेशन कैसा है, मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, मेरे चेहरे पर बिल्कुल मायूसी तो नहीं है, मैं थक तो नहीं गया। यानी कि मेरे फिजिकल जो हमारे पास एहसास होते हैं या हमारे पास जो चेहरे पर हमारी जो भी वाजे हो रहा होता है वो बिल्कुल नोट कर रहा होता है, वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर। जब ये काम हो गया जी, मेरी बारी आगे, सपोज कर लें जी मैंने 9 ऑब्स्टेकल क्लियर किए, और ज़रूरी नहीं कि 9, कुछ बच्चे 15 ऑब्स्टेकल कवर कर लेते हैं, दोबारा भी चांस होता है। मतलब मैं 1 मिनट के अंदर कवर करके मुकम्मल करके आ चुका हूँ 9 ऑब्स्टेकल को, दोबारा फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। उनके पॉइंट होते हैं मुकम्मल तौर पर, जी आप लॉन्ग जंप करेंगे 5 पॉइंट मिलेंगे, हाई जंप करेंगे आपके पास मोंकी ब्रिज इतना है जी, आप डिच क्रॉस करेंगे तो इतना नंबर है, वगैरह वगैरह, आपने पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं अपने। अब उसके बाद हमें दोबारा लेके जाता है कमांड टास्क के लिए। अब ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नाजुक मरहला होता है। इसमें हमें क्या होता है जी, हमें बाकायदा 4 उम्मीदवार और 5वां कमांडर, यानी कि उसी ग्रुप में से चेस्ट नंबर 1 से लेकर चेस्ट नंबर 10 तक एक मरतबा एक शख्स को कमांडर बनाया जाता है। कमांडर बनाने का मतलब क्या होता है, कमांडर बना दिया, 4 का ग्रुप दे दिया, ग्रुप मिल गया, कमांडर बन गया, साथ में इंस्ट्रक्शन मिल गई, और हमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए ऑपरेटर्स भी मिल जाते हैं। उसमें हमारे पास कुछ लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, हमने एक ख़ास इलाके को कवर करना होता है, उसमें कुछ आउट ऑफ बाउंड भी होते हैं, कुछ इन बाउंड भी होते हैं, किसी में थ्रोइंग अलाउ होती है, किसी में जंपिंग अलाउ नहीं होती, फॉल भी होता है, फॉल को कवर भी करना है, 3 मिनट के अंदर उस चीज़ को कवर भी करना है। यानी कि मुकम्मल तौर पर आपकी कमांडिंग एबिलिटी वहाँ पर वाज़ेह हो जाती है। जो बाय नेचर कमांडिंग एबिलिटी रखते हैं, स्किल हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, वो वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और अपने मतलब ग्रुप को क्लियर करवाते हैं वो वाला कमांड। 1 बाय 1 जब हो जाता है ना, तो इसी दौरान जब हमने बात की, हमारे पास 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। पहले हमने कहा कि डिप्टी का भी हो सकता है, साइक का भी हो सकता है, मैंने आगे पीछे होते हैं ना 50% की जो हमने पहले बात की है, 2 इंटरव्यूज़ वो वाले, और तीसरा जीटी का होता है। अब जीटी का इंटरव्यू कब होता है, वो बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी आप लोगों ने, कि जब आपको कमांडर बनाया जाएगा तो कमांडर बनाने के साथ ही आपके साथ जीटीओ आपसे इंटरव्यू ले लेगा। इंटरव्यू कैसे लेगा जी, उसे जब एक बात याद रखिएगा, जब आपका एक दिन मुकम्मल हो जाता है ना, तो वो तमाम जीटीओज़, वो तमाम डिप्टी प्रेसिडेंट, वो तमाम साइकोलॉजिस्ट जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, वो रात को इकट्ठा बैठते हैं, फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। जी ग्रुप जी में चेस्ट नंबर ये वाला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है जी, आपके पास उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके इंटरव्यूज़ कैसे रहे हैं, उसने साइकोलॉजिस्ट टेस्ट को किस तरह परफॉर्म किया है। इसका मतलब है कि वो रात को इकट्ठे बैठकर मशावरत करते हैं। ये नहीं है कि डिप्टी को ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट का मतलब सॉरी उसने साइक इंटरव्यू कैसे दिया है, साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि उसने जीटी को कैसे इंटरव्यू दिया, बिल्कुल भी नहीं है। उनकी आपस में इस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है कि फलां चेस्ट नंबर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, हमने इसे रिकमेंड करना है, हमने उसे आया नॉट रिकमेंड करना है, आया हमने उसका री इंटरव्यू करना है या नहीं करना। मुकम्मल तौर पर वो एक दूसरे के साथ चीज़ के मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। जब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब वो हमसे इंटरव्यू लेता है जीटीओ, उसमें हमसे वो हमारा इंट्रोडक्शन लेता है। अब उसके बाद कभी कभार कंडीशन होती है कि वो हमसे सेक्स के मतलब क्वेश्चन कर लेता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं करता। करे भी तो बहुत महसूस से अल्फाज में वो आपसे पूछता है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, आपने कभी सेक्स किया या नहीं है, मतलब सादा से 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है। वो आप 1-2 मिनट के अंदर वो अपने इंटरव्यू को क्लोज़ करता है। जब ये मुकम्मल हो जाता है तो आपको फिर दोबारा, यानी कि आपका जीटीओ के साथ जितना मुकम्मल टाइम था वो मुकम्मल हो गया। अब लास्ट में सबसे ना वो हमें एक पेज दिए जाते हैं, उसके बाद तमाम चेस्ट नंबर होते हैं, तमाम बच्चों के नाम होते हैं। हमें कहा जाता है आपने रैंकिंग करनी है जी, आपको ग्रुप से चेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक कौन सा अच्छा लगा है, आप 10 स्टूडेंट्स को कितने कितने पॉइंट देते हैं और किस किस नंबर पे रखना चाहते हैं। सपोज कर लें जी, मैं कहूँ अगर कि मेरे ग्रुप ने मुझे टॉप पे रखा है, या 10 बच्चे हैं तो 10 में से अगर 7 मुझे टॉप पे रख रहे हैं, इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और वही रैंकिंग रिकमेंडेशन के लिए 100% होती है। वो बच्चे खुद ही रिकमेंड कर देते हैं कि हमने अपने ग्रुप में से किस बच्चे को रिकमेंड करना है या किस बच्चे को रिकमेंड नहीं करना। और याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर ग्रुप में हर बच्चा रिकमेंड हो जाए या हर ग्रुप से एक बच्चा रिकमेंड हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप से एक ही बच्चा रिकमेंड हो, वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा होता है। एक कभी कभार होता है कि पूरे ग्रुप से कोई रिकमेंड नहीं होता, कभी होता है कि एक ग्रुप में 3 बच्चे भी रिकमेंड हो जाते हैं। और हमने खुद देखे कि 2-2, 3-3 बच्चे एक ही ग्रुप में थे और वो रिकमेंड भी हुए हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाद जब हमें जीटीओ के साथ मुकम्मल हो जाता है टाइम ना, वो हमसे लास्ट में ये भी कहते हैं कि हम पर्सनली किसी बच्चे को नहीं जानते, किसी के साथ हमारा पर्सनली इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है,
हम किसी को अपने लाइक और डिसलाइक की बुनियाद पर रिकमेंड और नॉट रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते। हम आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे नॉट रिकमेंड या रिकमेंड करते हैं, साथ में हमें हौसला भी देते हैं कि ये भी नहीं है कि इतना गुस्सा आपके साथ करें कि आप दोबारा ISSB में अपेयर ही ना हो, लेकिन आपको इस तरह रखते हैं कि आपको खुद एहसास हो कि हमने नेक्स्ट जब हमने सेकेंड अपेयरेंस में आना है, सेकेंड टाइम आना है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके आना है। अब उसके बाद हम दोबारा फिर रूम्स में जाएंगे, अपने आप को वेल ड्रेस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अपनी ड्रेसिंग चेंज करेंगे और दोबारा फिर हमें भेजा जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि हमारा एक इंटरव्यू अभी तक हुआ है डिप्टी का या साइक का, दूसरा इंटरव्यू हमारा हो चुका है GTO का, तीसरा इंटरव्यू हमारे पास अभी भी बाकी है जो साइक का भी हो सकता है और डिप्टी प्रेजेंट का भी होता है, क्योंकि 50-50 चल रहा होता है ना। और इस दौरानिया में हमारी टी ब्रेक गुजर चुकी होती है, हमारा लंच का टाइम गुजर चुका होता है। टी ब्रेक और लंच हमने इसी दौरान GTO साहब के पास जब टी ब्रेक का टाइम आता है तो वहाँ पे विसल लगती है, हमने सब कुछ छोड़ के मेस पे आना होता है, खाना खा के, ये टी ब्रेक है जो भी हमें वहाँ पे अवेलेबल होगा हमने खा के दोबारा फिर अपनी जगह पे जाना होता है। तो जब हम प्रिपेयर होंगे, अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करेंगे, हम तीसरे इंटरव्यू के लिए जब इंटरव्यू हॉल में जाएंगे तो हमसे इंटरव्यू पूछा जाएगा। आज याद रखिएगा, जब आप GTO के साथ अपना टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो हमसे ये पूछा जाएगा कि आपकी GTO के साथ परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपने कैसा वक्त गुजारा है, आप अपने ग्रुप में से किसको रिकमेंड करना चाहते हैं। आपके पास अगर ऑप्शन हो कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने ग्रुप से एक बच्चे को रिकमेंड करें तो आप किसको रिकमेंड करेंगे, इसका मतलब मुकम्मल तौर पर आपको दोबारा से जज कर रहे होते हैं। अब ये इंटरव्यू जो भी हो, चाहे वो GTO का है, डिप्टी का है या साइक का है, इंटरव्यू है और इंटरव्यू ने अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करनी होती है। अब ये जरूरी नहीं होता, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे सिचुएशन नहीं पूछी गई लेकिन फिर भी हम रिकमेंड हो चुके हैं, कोई कहते हैं कि हमसे सिचुएशन भी पूछी गई है और हम फिर भी हम रिकमेंड नहीं हुए, और कुछ बच्चे कहते हैं हमारा 30 मिनट का इंटरव्यू है हम नॉट रिकमेंड हो गए, कुछ कहते हैं हमारा 6 मिनट का इंटरव्यू हम रिकमेंड हो गए। यकीन कीजिएगा, हमारे पास एक ही ग्रुप का बच्चा था, हमारा हम ग्रुप फेलो से, तो उनमें से जब वो रिकमेंड हुआ तो वो कहता है कि मेरा 55 मिनट का डिप्टी प्रेजेंट का इंटरव्यू है। 55 मिनट, एक घंटे का जब इंटरव्यू होता है तो इंसान का अंदर पूरा सिटी स्कैन हो जाता है कि इंसान के अंदर क्या चीज़ है। इसका मतलब ये GTO पर नहीं बल्कि डिप्टी या साइक पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपका इंटरव्यू कितना लंबा करना चाहते हैं। अब इसमें वो बहुत सी सिचुएशन होती हैं, अगर तो वो आप पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है कि मैंने इसी बच्चे को रिकमेंड करना ही करना है तो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। मसलन जी मुझे चेस्ट नंबर 3 बहुत अच्छा लगा जी, इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, मैंने इसे रिकमेंड करना ही करना है, तो वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आपसे ज़्यादा इंगेज होगा, आपको सिचुएशन में लेकर आएगा। बहुत टफ सिचुएशन भी होंगी जो आपके लिए जिसका आंसर देना भी मुश्किल होगा, लेकिन आप फिर भी अपना बेस्ट शो करेंगे वहाँ पे। अब जब ये मुकम्मल हो जाएगा काम तो आपको अपने रूम्स में वापस भी दीजिएगा। ये हमारा होगा चौथा दिन परफॉर्मेंस के हिसाब से, तीसरा स्टार्ट अराइवल डे से चौथा दिन होगा, यानी कि नंबर 4 वाला डे। अब बिल्कुल हम फ्री हैं जी, 2 बजे फ्री हो गए या 3 बजे मुकम्मल तौर पर फ्री हैं, हम अपनी पैकिंग वगैरह मुकम्मल कर लेते हैं, हमने सुबह वापस चले जाना है जी, हमारा डिपार्चर डे आ जाएगा। अब जब लास्ट डे आता है तो दोबारा फिर उसी हाल में जमा किया जाता है, फॉर्म फिलिंग होती है, हमसे हमारे डॉक्यूमेंट पहले दिन इकट्ठे कर लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास एड्रेस वगैरह नोट कर लिए जाते हैं जहाँ पे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस रिटर्न करने होते हैं, और हमारा वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर या नॉट रिकमेंडेशन लेटर हमें भेजा जाता है जी, आप रिकमेंड हैं आया नॉट रिकमेंड है, वो एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपके पास पहुँच जाते हैं। अब जब भेजना होता है तो दोबारा से फिर जी अपने अपने ग्रुप में खड़े हो जाए। अब वहाँ पे ना क्या काम किया जाता है, कुछ बच्चों को री इंटरव्यू के लिए रोक लिया जाता है। मसलन ग्रुप F में जी फलां चेस्ट नंबर बाहर आ जाए, ग्रुप A में, B में, C में, D में जो भी है कि फलां फलां चेस्ट नंबर बाहर आ जाए, इनका री इंटरव्यू होगा। कुछ का डिप्टी का होता है, कुछ का साइक का होता है। वो री इंटरव्यू क्यों होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर होता है और री इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंटरव्यू में नहीं पूछे गए वगैरह वगैरह। इसकी तफसीली वीडियोस आपके साथ वक्फा शेयर करते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि ISSB क्या है, इसका डे पैटर्न क्या होता है। तो आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट की वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।